This video is of the subject Introduction and History of Psychology, about the topic Psychology in India, and majorly about the 7 modern perspectives in psychology adopted in the modern era. So first of all, I am starting from the psychology in India and continuing to the modern perspectives. So सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइकोलॉजी इंडिया में कैसे फ्लोरिश हुई, और ये थी तो मतलब एंशियंट टाइम से, लेकिन कैसे फिर ये टाइम के साथ इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और क्या चेंजेस लिए गए। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो हमारे पास जैसे ये क्या है, जो हमारा फर्स्ट ग्रेट साइकोलॉजिकल सिस्टम कहें वो है हमारे वेदास, उपनिषद्स। इसमें कुछ एपिक्स भी आते हैं जैसे महाभारत, रामायण और गीता जैसे। जैसे हम इनमें जानते हैं कि इनमें साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं। इसके साथ ही त्रिगुण 3 क्वालिटीज़ की भी बात की गई है, जैसे सत्व, राजस एंड तामस, प्योरिटी, एक्शन एंड इनर्शिया। जो ये है, ये नोट्स आपको इसमें जो ये वीडियो है इसके कमेंट्स में मिल जाएंगे, उसमें कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। और तो जैसे त्रिगुण्स की बात करें तो जैसे सत्व प्योरिटी के लिए स्टैंड करता है, राजस एक्शन और तामस इनर्शिया। इसी के साथ माइंड को एक हाइपोथेटिकल कॉग्निटिव इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, मतलब माइंड को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लिया गया जो कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस और बॉडी से रिलेट करता है। मतलब ये बॉडी और कॉन्शियसनेस के बीच में एक रिलेशन है। अब जो लेवल है फंक्शनिंग के, 3 लेवल फंक्शनिंग के बताए गए, श्रवण, मनन एंड निधि ध्यासन। ये ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और ट्रांस कॉग्निटिव रियलाइजेशन। पहले हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, बी क्या है, हम उसे सेंसेशन टाइप कर सकते हैं। बी अंडरस्टैंडिंग, भी हम उसे कैसे, उसको मनन यानी कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांस कॉग्निटिव रियलाइजेशन, जिसमें फिर हम उसके लेटर उस पर कैसे रिएक्ट करना है उस पर ध्यान देंगे। आगे आता है जो गोल था ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो था लिबरेशन, मतलब फ्रीडम। सभी एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रेंट्स है, हम कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक वर्ड, उस सब से हम कहते हैं ना मोक्ष, मुक्ति, मतलब उसका वो किया कि उसका बहुत हम जानते हैं कि जैसे जैसे सनातन हिंदूज़ या जो भी हमारा कल्चर है, में मोस्टली हमारा वही रहा है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं भी हमारे मोक्ष पे काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है, लिबरेशन फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, मोक्ष। फिर इसके साथ हम आ जाते हैं हमारे मॉडर्न टाइम्स में, जिसमें आ जाते भी IPA, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का आता है 1925 में इस्टेब्लिशमेंट। ये मतलब 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे स्टार्टिंग के साइकोलॉजी में, और इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, ये एक जर्नल जो पब्लिश हुआ। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट इवेंट था लुम्बिनी पार्क में मेंटल हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कोलकाता में 1940 में। फिर इसके साथ डिफेंस रिसर्च DSO ने भी अपने उसमें मिलिट्री वगैरह या फिर और सब चीज़ों के लिए, ताकि 1949 में किया। मतलब हमें कैसे भी जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं उनको भी क्या दिखते हैं, या फिर जो मान लो बाहर से मान लो टेररिस्ट वगैरह भी, उनको कैसे उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाए। तो वहाँ पे भी साइकोलॉजी का उन्हें काफ़ी कुछ सिग्निफिकेंस लगा, तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया उसमें। नीम हंस बेंगलुरु में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, वो उसका स्टार्टअप हुआ 1955 में। इसके साथ IAAP 1962 में, और हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़ रांची में 1962, NAOP और NBRC ये भी हैं।
कुछ एक थे जो मतलब हुए, बाकी वैसे तो बहुत सारे और भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, मेंटल हेल्थ लाइक साइकोलॉजी से रिलेटेड हुए। कि इनिशियली सिर्फ मेंटल हेल्थ से लिया जाता था ना, इससे रिलेट किया जाता था भी सिर्फ मेंटल जिसको प्रॉब्लम है वो या फिर जिसको मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन अब समझ में आता है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। किसी को अगर मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी साइकोलॉजी किस तरह से अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे आगे हुआ। अब बात आ जाती है जो हमारे 4 पिलर्स जो दिए गए थे दयानंद सिन्हा ने 1970 में अपनी एक बुक में 4 पिलर्स के बारे में डिस्कस किया था। 4 पिलर्स से हम कहेंगे 4 फेजेस। तो उन्होंने किया था भी टिल इंडिपेंडेंस, टिल 1947 और 1947 तक क्या था, फिर 1960s तक क्या था, 1970s तक, और फिर 1970s ऑनवर्ड मतलब लेट 1970s में। और ये सब जो था ये 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सो ये थे कुछ, और इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट मतलब क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो आ जाता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है भी हम इस पर मेन जो सिग्निफिकेंस था इसमें था क्रॉस कल्चर पर, इंटरनेशनल करना था हमें, तो क्रॉस कल्चर पर बहुत फोकस रहा इसमें। क्योंकि जब हमें अगर किसी मतलब जैसे साइकोलॉजी को इंटरनेशनली अप्लाई करना है, उसमें एक हमें चाहिए कि वो हर जगह अप्लाई हो सके, तो हमें कल्चर को भी उसमें लेना पड़ेगा, हमें कल्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा भी कैसे कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसमें भी ये था भी पहले तो चाहते थे भी लेटर ऑन समझ में आया भी क्रॉस कल्चर सभी कल्चरों को सिग्निफिकेंस दी जानी चाहिए। लेकिन जैसे इनिशियली हमें पता है जर्मन और अमेरिकन वालों ने डोमिनेट किया, क्योंकि स्टार्ट विल्हेल्म वुंड ने की थी, तो वहाँ से जर्मन और फिर थोड़ा बहुत अमेरिका में गया। लेकिन जैसे यूरोप ये एशियन और अफ्रीकन कल्चर्स को इतना उनमें इन्फ्लुएंस नहीं था, तो फिर उनको भी लाने के लिए कंटेक्स्ट में भी, ताकि उनके कंटेक्स्ट में भी चीज़ें रिलेवेंट लगें, इस वजह से ये किया गया। तो इसके बाद अब हमारे मेन टॉपिक पर जाते जो हैं द 7 मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी टुडे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव, दैट इज़ साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। ये क्या है, ये फंक्शनलिज्म का एक मतलब मॉडिफाइड वो है, मोस्टली फंक्शनलिज्म से लिया गया है। इसमें लाइक सिगमंड फ्रूड्स की जो वो है सॉरी क्या बोले मैंने ये साइको एनालिसिस से लिया गया है। तो फ्रूड की जो थ्योरी थी जो सिगमंड फ्रूड ने जैसे साइको एनालिसिस का किया था, तो वो अभी भी यूज़ होती है। कहाँ पे यूज़ होती है वो, थेरेपीज़ वगैरह में, मतलब अभी भी इन्फ्लुएंशियल है, मतलब अभी भी इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। और लेकिन मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जैसे जो फोकस था अभी भी अनकॉन्शियस माइंड पे है, और उसकी जो मतलब ओवर कॉन्शियस पे, मतलब कॉन्शियस माइंड का ज़्यादा फोकस है, ओवर कॉन्शियस माइंड मतलब अनकॉन्शियस को ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्शियस। बट जो इसका इनिशियल पर्सपेक्टिव था कि हमें जो मोटिवेशन है वो सेक्सुअल मोटिवेशंस पे इम्फेसिस था, लेकिन अब वो वहाँ से चेंज करके खुद सेल्फ की डेवलपमेंट पे, सोशल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो हमारे मतलब सोशल लाइफ पे, सोसाइटी पे, खुद पे ज़्यादा हो गया है, कि वहाँ से शिफ्ट होके फोकस यहाँ पे आ गया है कि एक पर्सन के बिहेवियर के पीछे क्या मोटिवेशंस हैं। और इसमें जो कुछ मॉडर्न साइकोडायनेमिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो अब न्यूरोबायोलॉजी और साइकोडायनेमिक कंसेप्ट्स के बीच में भी वो चाहते हैं कि इनको और एक्सप्लोर किया जाए, न्यूरोबायोलॉजी और साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव्स को। तो वो चाहते हैं कि न्यूरोबायोलॉजी और साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव्स को अब
इनको लिंक करके देखा जाए और इनमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, हमें जो भी नए एरियाज़ हमारे लिए ओपन होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पर्सपेक्टिव आता है बिहेवियर पर्सपेक्टिव। इसके जैसे इसके जो प्राइमरी सपोर्टर थे वो जॉन बे वॉटसन थे, जिन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। लेकिन जो इसका मेन कंट्रीब्यूशन रहा इसमें वो बीएफ स्किनर का रहा। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे तो काम किया ही, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि कैसे वॉलंटरी बिहेवियर को सीखा जा सकता है, कि कैसे हम किसी भी मतलब हम कोई भी बिहेवियर को सीख सकते हैं, लाइक हम कोई भी नए बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं। ये उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब कुछ हमारे अंदर है, हम नई चीज़ों को सीख सकते हैं और हर बिहेवियर लर्न किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस उनके हिसाब से मतलब कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से क्या कहते हैं, रिवॉर्ड्स से स्ट्रेंथन भी किए जा सकते हैं और रीइंफोर्स भी किए जा सकते हैं। लाइक अगर इस पर हम डिटेल में जाएं तो हमारे पास और भी थे, जैसे ये पेवलोव की थ्योरी से इंस्पायर हुए। बाकी इनकी एक स्टूडेंट थी मैरी वाइट कॉल्किंस, जिन्होंने तो जो इनकी जैसे स्टूडेंट थी मैरी कोवर्ट जॉन्स, सॉरी वॉयटन किल्किंस नहीं, मैरी कोवर्ट जॉन्स। उन्होंने जैसे उन्होंने भी चाइल्ड पे किया कि कैसे सिर्फ यही नहीं, उन्होंने काउंटर कंडीशनिंग का भी कॉन्सेप्ट लाया इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है इसे थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी भी कहा गया है। ये एक पर्सपेक्टिव है जिसने इस चीज़ पे फोकस किया कि जो भी है इंडिविजुअल्स अपने एबिलिटी, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर सकते। जो भी करता है वो पर्सन अपनी एबिलिटीज़ अपने लाइक इंटरेस्ट के हिसाब से करता है। लाइक कि इन्होंने अपने फ्री विल के कॉन्सेप्ट पे काफ़ी फोकस किया। फ्री विल का क्या मतलब होता है कि द फ्रीडम टू चूज़ वंस ओन डेस्टिनी, मतलब एक पर्सन को खुद का, हम कहते हैं किस्मत, या फिर हम कहें खुद का, इन्होंने मतलब डेस्टिनी मतलब किस्मत से ज़्यादा खुद के काम पर बिलीव किया कि हम खुद जो करेंगे उसका वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो फ्री विल का था जो कॉन्सेप्ट, द फ्रीडम टू चूज़ देयर ओन डेस्टिनी एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द अचीवमेंट ऑफ वंस फुल पोटेंशियल। ये और जो इसके मेन फाउंडर्स थे वो थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉबर्ट्स। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉबर्ट्स इसके मेन लाइक उनके हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, इन्फ्लुएंस किया इस पर्सपेक्टिव को, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉबर्ट्स। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की तरफ। तो नेक्स्ट जो है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, इसमें हम देखते हैं ये है कॉग्निशन। जो वर्ड इनिशियली कॉग्निशन है उसका मतलब ही होता है टू नो, कि हम किसी चीज़ को जानना। तो इसमें जो ये फोकस है इसका, दिस फोकसेस ऑन हाउ पीपल थिंक, रिमेंबर, स्टोर एंड यूज़ इंफॉर्मेशन। और ये एक काफ़ी मेजर फील्ड बन गया 1960s में ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा और अभी भी इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। जेन पेगेंट के जो रिसर्चेस है या फिर जो भी जो उनके वर्क्स है वो आज भी एजुकेशन में काफ़ी अप्लाई किए जाते हैं और वो इन्फ्लुएंशियल भी हैं। इसके साथ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का फोकस मेमोरी पे, इंटेलिजेंस पे, परसेप्शन, थॉट प्रोसेसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज और लर्निंग पे रहा है। यानी कि इसने इंटरनल चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया। अभी हम लाइक ऑब्जर्वेबल से ज़्यादा इंटरनल
ऐसा इसका है नहीं कि हम डायरेक्टली नहीं कह सकते इंटरनल पे किया, बट लाइक जो माइंड के काम हैं, अभी मेमोरी कैसे स्टोर हो रही है, हम कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का क्या है भी वो क्या रिलेशन है और फैक्टर्स के साथ, और कैसे थॉट प्रोसेसेस वगैरह। अब जो इसका नया फील्ड आया है वो ये है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसिस का, जिसमें स्टडी हो रही है फिज़िकल वर्किंग ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम की। मतलब इसमें लिंक किया जा रहा है जो ये है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसिस, इसमें जो माइंड है और जो फिज़िकल जो वर्किंग ऑफ माइंड है और जो नर्वस सिस्टम है उनका कैसे रिलेशन है और वो आपस में कैसे अफेक्ट करते हैं। और जैसे इसका मतलब मेडिकल में भी काफ़ी रहा, क्योंकि जैसे जो क्या कहते हैं सॉरी जो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है, इसका जो मतलब न्यू फील्ड है, जो इसका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का ही एक पार्ट है जो न्यूरोसाइंस के साथ मर्ज हुआ है, मतलब इसके साथ काम कर रहा है। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट ने मतलब हमें उससे पहले नहीं था भी हम लाइव माइंड कैसे काम कर रहा है, हम लाइव इमेजिंग देख सकते हैं कैसे MRI, fMRI और PET टेस्ट से। तो ये कॉन्टीन्यूसली डेवलपिंग फील्ड है और ब्रेन इमेजिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट पर्सपेक्टिव भी हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ सोशो कल्चरल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दो एरियाज़ का कम्बिनेशन है, सोशल साइकोलॉजी और कल्चरल साइकोलॉजी। ये कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। सोशल में हम पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ग्रुप्स और सोशल रोल्स भी ह्यूमन एज जब ग्रुप में आता है तो उसका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है और या फिर वो दूसरे के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। बात आती है कल्चरल की, तो इसमें हम बात करते हैं कि कैसे एक कल्चर का एक इंडिविजुअल पे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, या फिर जब वो कल्चर चेंज करता है, डिफरेंट कल्चर में आता है तो फिर उस पर क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है और क्रॉस कल्चरल रिसर्च फिट करती है इस पर्सपेक्टिव से। मतलब हमें डिफरेंट कल्चर की भी रिसर्च करनी होती है, भी इस कल्चर में क्या है, मतलब क्रॉस कल्चर में कम से कम मिनिमम 2, क्योंकि कंपैरिजन के लिए 2 तो चाहिए, 2 कल्चर तो, और 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव में, कि हम उन 2 कल्चर्स में कंपैरिजन कर सकें कि क्या इनमें डिफरेंसेस है, कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स में ये कैसे एक पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, वैसे इसमें एक ये भी है डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, आप देख सकते हैं भी जब हम एक ग्रुप में होते हैं, लाइक कुछ भी ग्रुप में होते हैं और लाइक कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, मान लो गलत में ज़्यादा हम कहेंगे, गलत अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर हमें लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और जहाँ यहाँ पे खड़े हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक हम जब ग्रुप में होते हैं तो डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हमें लगता है ये हमारी नहीं है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिसर्च उन्होंने जो क्लासिकल स्टडी थी ये डॉक्टर जॉन डार्ली और डॉक्टर बेब लेटन ने की थी, जिसमें उन्होंने कुछ टर्म्स दी, बायस्टैंडर इफेक्ट और डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप, आप इसे पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट जो पर्सपेक्टिव है वो है बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है, हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं, इसके कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल बेसिस पे, बायोलॉजिकल साइड से, कि हम उसे ज़्यादा मेडिकल साइड से मतलब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा नाम है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी इसे कहा जाता है, इसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है।
बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, साइकोबायोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंसेस, काफ़ी नाम है, मैंने एक कुछ यहाँ पे लिख दिया है। बायो साइकोलॉजी को एक पार्ट माना जाता है, एक बहुत बड़ा जो फील्ड है न्यूरोसाइंस का, उसका एक पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो ये ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को, उसके डायरेक्ट रिजल्ट देखता है जो बिहेवियर के इवेंट्स के बॉडी में। जब कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़े जाते हैं इसमें बायोसाइकोलॉजी में, बायोसाइकोलॉजी पॉइंट से बिहेवियरल फैक्टर्स में। तो इसमें यही है कुछ, इसमें आपको मिल जाएगा अल्जाइमर्स वगैरह का भी डिजीज़ भी, कैसे माइंड में फ़र्क आ जाता है, माइंड के स्ट्रक्चर वगैरह में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारा लास्ट जो पर्सपेक्टिव आता है वो आता है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इसका जो फोकस है, इट इज़ अ पर्सपेक्टिव दैट फोकसेस ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल ह्यूमन शेयर। इट सीक्स टू एक्सप्लेन जनरल मेंटल स्ट्रेटजीज एंड ट्रेट्स। ये दिखाता है भी कैसे टाइम के साथ क्या चेंजेस आते हैं, कि कैसे जनरल स्ट्रेटजीज और ट्रेट्स वगैरह बदलते हैं, और यूनिवर्सलिटी लाना की कोशिश है इसकी। जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी ह्यूमन शेयर करते हैं, मतलब सभी में सेम है, उसको बायोलॉजिकल बेसिस पे स्टडी करना। और बाकी इसमें जो पर्सपेक्टिव है, इसमें माइंड को एक मशीन की तरह देखा जाता है, कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन की तरह। और ये डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे उसमें कहा गया था कि कैसे साइकोलॉजी कहते हैं फिज़िकल ट्रेट आते हैं हमारे अंदर, तो वैसे साइकोलॉजिकल वाले भी आ सकते हैं। तो जैसे फिज़िकल में हमारे पास मतलब हमारे बॉडी में फिज़िकली जो हमारे एवोल्यूशन आता है, वैसे ही साइकोलॉजी में भी किस तरह से टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगी इस PDF का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।